लॉट ऑफ सिख फैमिलीज दैट लिव थ्रू पार्टीशन. जब 84 हुआ था, बहुत लोगों ने कहा इट वाज लाइक अनदर पार्टीशन, इट फेल्ट लाइक अनदर पार्टीशन, अनदर जेनोसाइड. जो पंजाबी रेफ्यूजी है, दे हैव शोन एक्सट्रीम एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्ट्रेंथ. They have turned a lot of their hardships into economic successes, and that is also a very interesting case study. अपने दादा को देखूं, वो 19-year-old, as a 19-year-old he came to Delhi with nothing. रेलवे स्टेशन पे काम किया, कोल बेचा, पेन बेचे, चांदनी चौक में, चिटली कबर में. I think it's the hard-working nature that he had and many other Punjabis had. तो to be able to begin again from scratch. Exactly. तो लोग वेस्ट पंजाब से आए थे, एक तो वो पंजाबी थे और दिल्ली वालों से काफ़ी अलग थे. यंग पीपल टेल मी, मेरे दादा को पंजाबी उर्दू आती थी, लिखनी हिंदी उन्होंने सीखी आके. यू नो, वेरी कॉमन. या हमारे घर में उर्दू न्यूज़पेपर आता था. तो आप पॉजिटिव टेक अवेज पार्टीशन के एक्सपीरियंस के क्या देखते हैं? एक्सट्रीम स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस. लाइक फॉर इंस्टेंस माई ग्रैंड मदर, एक बार उन्होंने कहा था कि अगर हम वहाँ रहते और यहाँ नहीं आते तो शायद पर्दे में ही हमेशा रहते. ਅੱਜ ਆਖਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ, ਅੱਜ ਕਿਤਾਬੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਵਰਕਾ ਫੋਲ. ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਸੱਵੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਉਕਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ. ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 75 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜੋ ਵੰਡ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਇਆ, ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਇਹ ਵੰਡ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਵੰਡ ਦੀ ਜ਼ਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ. ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਇਲਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਹਬੀਬ ਨੂੰ 74 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਥਰੂ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਕਿ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਸੱਟ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ. ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਛੁੱਟ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਬਤ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ. ਇਸ ਦੇ ਬਾਬਤ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਖੋਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਾਈਵਰ ਨੇ ਇਸ ਵੰਡ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ. ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਹੈ ਆਂਚਲ ਮਲਹੋਤਰਾ. ਆਂਚਲ ਮਲਹੋਤਰਾ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ 3rd ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਾਈਵਰ ਨੇ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ 70ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਆਈ ਸੀਗੀ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਸੀ ਰੈਨਮੈਂਟਸ ਆਫ ਦਾ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ, ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਦਾ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਥਰੂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮੈਮਰੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ. ਦੂਸਰੀ ਕਿਤਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈ ਸੀ ਇਨ ਦਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਫ ਰਿਮੈਂਬਰਿੰਗ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਆਫ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ. ਤੀਸਰੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨੋਵਲ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੈ, ਦ ਬੁੱਕ ਆਫ ਐਵਰਲਾਸਟਿੰਗ ਥਿੰਗਸ, ਇਹ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ. ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਤਕਸੀਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਨੂੰ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਮਟੀਰੀਅल्स ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ. आपका स्वागत है. थैंक यू सो मच. तो जब इतना सारा कुछ लिखा जा चुका है, जो सारे सर्वाइवर हैं वो जा चुके हैं तकरीबन जी, तो इतने अफसाने लिखे जा चुके हैं, फिल्में बन चुकी हैं, तो आपकी किताबों का क्या मायना है, क्या ज़रूरत है? बड़ा कीमती सवाल पूछा है आपने. हमारे पास एक सर्वाइवर की मेमोरी होती है जिन्होंने आंखों देखी पार्टीशन देखा है, लेकिन वो लोग अपनी लास्ट लाइफ पे हैं या उनको याद नहीं है इतना. विद एज वी ग्रो ओल्डर हमारी मेमोरी भी थोड़ी वीक होती रहती है. बट इन लोगों ने मुझे बार बार कहा दैट पार्टीशन एंड्स विद द जनरेशन दैट लिव थ्रू इट. मेमोरी ऑफ पार्टीशन इज़ नॉट कैरीड डाउन. लेकिन अगर मैं अपने आप को देखूँ, 3rd जनरेशन जैसा आपने कहा, वाई एम आई सो इम्पैक्टेड बाय पार्टीशन, मुझे इतना क्यों पेन होता है, ठेस पहुंचता है, इतनी कंसर्न हूँ. ऑब्वियसली देयर इज़ समथिंग विद पार्टीशन दैट मूव्स थ्रू द जनरेशन. और मुझे लगा था ये जो फीलिंग है, हमारी क्वालिटी है, रिलेशनशिप है हमारे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स के एक्सपीरियंसेस के साथ, ये हमें रिकॉर्ड करनी चाहिए. बिकॉज हम लोग इसको मायने नहीं देते हैं. वी थिंक ट्रॉमा जब हो गया है उसके बाद भूल जाओ, बात मत करो, डिस्कस मत करो, बताओ मत उसके बारे में. बट ये जो बातचीत है, आई थिंक इससे हीलिंग हो सकती है. जो पार्टीशन को देखे तो हमने इतना नहीं करा इसके बारे में. तो ये मेरी एक छोटी सी कोशिश है, मेरी और अदर पीपल दैट राइट ऑन पार्टीशन, कि हम अगर अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करें, एटलीस्ट 2nd, 3rd जनरेशन, 4th जनरेशन, तो एक तो हम वी विल ट्राई टू मेक सेंस ऑफ व्हाट हैपेंड, एंड वी विल ट्राई टू लुक बियॉन्ड जस्ट आवर ओन एक्सपीरियंस. कि लोगों को लगता है पार्टीशन सिर्फ एक वायलेंट हादसा था, वॉज ओनली अबाउट डेथ. बट आई थिंक इतने सारे लोगों से बात करने के बाद इट इज़ ऑल्सो अबाउट
फ्रेंडशिप्स गेटिंग लॉस्ट। आपने 2 भाइयों की बात करी करतारपुर में, वो लोग इतनी देर के बाद मिले एंड मिले बिल्कुल भाइयों की तरह। द इमोशन, लाइक आपने अगर वीडियो देखा, इट कैन मेक एनीबॉडी क्राई। सो ऑब्वियसली देयर इज़ मोर टू पार्टीशन, देयर इज़ काइंडनेस, एम्पैथी, ह्यूमैनिटी, जो हमें, वी मस्ट नॉट फॉरगेट द वायलेंस बट वी ऑल्सो मस्ट नॉट फॉरगेट दीज थिंग्स। तो ये आई थिंक मेरा एम हमेशा हुआ है कि मैं आई ट्राई टू लुक एट पार्टीशन थ्रू अ ह्यूमन लेंस। तो जो आप बोल रहे हो कि ह्यूमन लेंस, तो आपने क्या पाया इसमें? मतलब कि ह्यूमन लेंस, जैसे वायलेंस की बात होती है तो काफ़ी शर्मिंदा भी हैं जो लोग इस वायलेंस में रहे, चाहे पंजाबी रहे, बंगाली रहे, किधर किधर भी वायलेंस हुआ, तो उससे शर्मिंदा भी हैं लोग। तो थानू की लग्या कि ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ मानवी पक्ष है वो किस तरह अणगौलिया गया रिसर्चर्स वालों या इतिहासकारों वालों? सबसे बुरी चीज़ जो हम कर सकते हैं वो है पार्टीशन के एक्सपीरियंस को होमोजेनाइज करना, कि सबका एक्सपीरियंस एक था, जो नहीं था। सबका एक्सपीरियंस अलग था, औरतों का अलग था, आदमियों का अलग था, उनके बीच में अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं। अगर आप उनसे बात करें जो पार्टीशन के दौरान बच्चे थे, उनका एक्सपीरियंस, उनकी यादें बिल्कुल अलग हैं। सो आई थिंक इतने सारे लोगों से हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बात करने के बाद मुझे ये लगा है कि हम बंटवारे के बारे में एक तरह से बात नहीं कर सकते। इतनी सारी वेज ऑफ स्पीकिंग हैं। आप फ्रेंडशिप याद कर सकते हैं, वायलेंस तो याद कर ही सकते हैं, बिकॉज वायलेंस हमारे जहन में हमेशा बैठा रहेगा। जब हम पार्टीशन, वो लव्स के बारे में ही सोचें, हमें ट्रेन्स दिखती हैं, बॉडीज़ दिखती हैं, कैंप्स दिखते हैं, बट वो एक लैंडस्केप है पार्टीशन का। हमें ये नहीं सोचना है कि 2 भाई अलग हो गए हैं, या फियांसे किसी की भाग गई, किसी ने उठा के ले गए हैं, या नेबर्स एक दूसरे को नहीं देखेंगे, बच्चे जो खेलते थे एक साथ एक दूसरे को नहीं देखेंगे, फैमिलीज जो ईद और दिवाली, होली, लोहड़ी एक साथ जो मनाते थे अब वो नहीं मनाएंगे। तो ह्यूमन लेंस, मैं यही इस चीज़ की बात कर रही हूँ कि मुझे नहीं पता हिंदुस्तान पाकिस्तान रेकन्सिलिएशन कब होगी जी, लेकिन अगर हम ये देख सकते हैं कि हमारे एक्सपीरियंस और जो बॉर्डर के उस तरफ रहते हैं वो एक्सपीरियंसेस सिमिलर हैं, तो शायद हम उनको एक ह्यूमन लेंस से शुरुआत तो करें। जिस तरह ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰੇਟਿਵ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਤੀ ਤਜਰਬਾ ਸੀ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਈ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੋ ਕੰਪੈਲਿੰਗ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੰਪੈਲ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਮਿਲਰ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, तो देन हाउ यू मतलब कि रिस्पॉन्ड इन अ डिफरेंट वे? पहले तो मैंने कोई कहानियाँ नहीं सुनी, और जो कहानी सुनते हैं वो बड़े लकी होते हैं। बचपन से मैंने, आई थिंक मेरे दादा दादी, नाना नानी ने कभी भी बंटवारे के बारे में बात नहीं करी। जो बात करी उन्होंने गांव का नाम लेते, या गांव में इतने बड़े केले होते, या ज़नाना था हमारा, हम पर्दे में थे, ये चीज़ें बोलते थे। पर मुझे बचपन में कभी ऐसा नहीं लगा कि उनके गांव या शहर पाकिस्तान में थे। मुझे लगा था दे वर जस्ट रूरल इंडिया, छोटे छोटे जो जहाँ पे वो रहते थे। आई थिंक मेरा इंटरेस्ट पार्टीशन में इसीलिए बना क्योंकि जब मैं 23 ईयर्स की थी मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। And it's actually quite a long time not to know anything. You are a whole adult by then. And when I realized I didn't know enough about my own family, मुझे लगा जो पीढ़ी मेरे बाद आएगी उसे मुझसे भी कम पता होगा। And जिस माहौल में हम रह रहे हैं, जैसे हिस्ट्री डिस्टॉर्ट हो रही है, हिस्ट्री इरेज हो रही है, लोग जिन्होंने बंटवारा देखा है वो मर रहे हैं, लास्ट लेग ऑफ देयर लाइफ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डू दिस वर्क नाउ। शायद आप कह सकते हैं मेरा रीज़न थोड़ा सेल्फिश था, मुझे अपनी फैमिली की हिस्ट्री के बारे में पता करना था, एंड दैट एक्सटेंडेड देन टू अदर पीपल, टू स्ट्रेंजर्स, टू फैमिली फ्रेंड्स, देन टू पाकिस्तान। बट द रीज़न वाज वेरी सिंपल, आई वांटेड टू नो वेयर आई केम फ्रॉम। आई थिंक सबका ये होता है कि हम कहाँ से आए हैं, हमारी मिट्टी क्या है। एवरीथिंग रिटर्न्स टू रीजन फाइनली, है ना? तो यू फील दैट, जैसे जनरली बोला जाता है कि कोई बड़ी चीज़ बंदा जो करता है, कोई भी हो, तो किसी आइडियोलॉजी और पॉलिटिक्स से प्रेरित होने की बजाय ज़्यादातर पर्सनल एक्सपीरियंस से निकलती है। तो इट हैपेंड विद योर केस आल्सो? It happened in my case also. I think I was very aware that
पॉलिटिक्स ऑफ पार्टीशन इज़ डिवाइडेड बिटवीन 3 कंट्रीज़। तो जो हमारी पॉलिटिक्स है वो पाकिस्तान या बांग्लादेश की पॉलिटिक्स नहीं है। तो या तो आप तीनों पॉलिटिक्स को अपने जहन में लेके चलें, या आपकी मोटिवेशन ह्यूमन हो, तो आप इमोशन के दौरान से कहानियाँ बताएं लोगों को। जी। तो आप कैसे समझते हो, जैसे आपने मटेरियल एंगल से लिखा, मतलब कि Yes, वो पहली ऑब्जेक्ट्स किताब। थे, है ना, पहली किताब थी, तो जब ये सारा कुछ होता है, बड़ा अपहीवल होता है, तो उसमें कौन सी चीज़ छोड़नी है, कौन सी लेके जानी है, तो हाउ इट बीइंग चूज्ड, व्हाट यू फाउंड इन योर रिसर्च? एक्चुअली पहले तो बात यह है कि मैंने ऑब्जेक्ट्स के ऊपर रिसर्च करी ही क्यों। लोगों को सवाल पूछना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मैं किसी के पास जाऊँ को आपने बंटवारा देखा, आप मुझे बताएं कैसा था, बड़ा मुश्किल हुआ वो। बिल्कुल। लेकिन अगर मैं कहूँ ओ आप ये अंगूठी लाए थे लियालपुर से, ये अंगूठी क्यों लाए? अच्छा आपकी मम्मी ने कहा था। मम्मी कैसी थी और कहाँ रहती थी, वो कहाँ से आई थी? अच्छा आपका घर कैसा था, किस स्कूल में जाते थे, कौन सी ज़ुबान बोलते थे, आप पढ़ सकते थे, कौन सा न्यूज़पेपर घर में आता था? अच्छा न्यूज़पेपर से आपको बंटवारे के बारे में पता चला। ओके, ये जो लेंस है मेमोरी एक्सकवेशन की, लोगों की मेमोरी निकालने की, आई थिंक थोड़ी जेंटल है, डायरेक्ट नहीं है इतनी। लोगों को कंफर्टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है, ट्रस्ट फॉर्म करना, स्पेशली स्ट्रेंजर्स। आप उनसे ट्रस्ट कैसे फॉर्म करें? तो ये जो ऑब्जेक्ट थे ये कैटलिस्ट थे, a way to maneuver, navigate and extract memory in a gentler way. And कैसी कैसी चीज़ें लोगों ने ली, आप खुद सोचें। अगर आपका घर जल रहा है और एक चीज़ आपको उठानी हो, आप क्या लेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, फ़ोन बड़ा लेंगे, मुश्किल, अपना पासपोर्ट लेंगे। बिल्कुल मुश्किल सवाल है। बट थैंकफुली मैनी ऑफ अस हैव नेवर बीन इन दैट सिचुएशन। लेकिन अगर हम उस सिचुएशन में हैं तो हम क्या लें जो हमें प्रेशियस लगे? हम ज्वेलरी उठाएं, हम अपने पेपर्स उठाएं, कपड़े उठाएं, बर्तन उठाएं, खाने का सामान उठाएं, बच्चे को उठाएं। I think people had to make very difficult decisions based on how much time they had to leave. जी। So I archived all kinds of objects. ज्वेलरी थी, शॉल थे, किताबें थी। अगर लोगों को पता था कि बंटवारा होने वाला है हफ्ते 2 हफ्ते पहले, तो वो अपना पूरा फर्नीचर उठा के ले जाते, अपनी गाय भैंस सब ले जाते। So लोग अलग अलग चीज़ें उठा के गए, कोई लोग कुछ नहीं लेके गए। You know, it was very hard. It was very So hard. I think and it was a very new way to look at partition, I think, because it allowed people to speak more openly about something that is very difficult to put into words. यस। तो जैसे इनहेरिटेंस ऑफ, आपने कहा पार्टीशन, रिमेम्बरिंग, है ना, मेमोरी और इतिहास का बड़ा डिबेट रहता है, हिस्टोरियन का अपना तरीका है। तो याददाश्त को, ख़ासतौर पर तकसीम की जो याददाश्त है, उसको इतिहासकारी से लिहाज से समझा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है आपके लिहाज से? Official means of narration, official archive has failed to do justice to the depth of historical trauma जो अब भी लोगों के जहन में इतना प्रेजेंट है। It is very important to go to the voices. हमारी लोगों की मेमोरी की कोई आर्काइव ही नहीं है। और पहले जब मैंने ये काम शुरू किया था, लोग मुझे पूछते थे हाउ कैन यू ट्रस्ट पीपल्स मेमोरी, जो वो बता रहे हैं वो सही है कि नहीं, आपको कैसे पता? बट मेरा सवाल ये है कि जब आप किसी आर्काइव में बैठे हैं, हाउ कैन यू ट्रस्ट दैट आर्काइव? वो भी तो एक पर्सपेक्टिव ही है, किसी एक बंदे ने लिखा है। In my case, if I look at partition archives, those are all British archives. How can I trust that perspective? Exactly. And why is my grandmother or my neighbor or my uncle or aunt or some stranger's perspective not as important as that perspective? मैं ये नहीं कह रही कि memory is the only way to look at it. मैं ये भी नहीं कह रही हूँ archive is the only way to look at it. मैं कह रही हूँ we have to mix the two. We have to complement the two to understand what the political, social, ethnographic, linguistic changes were at the time of partition. वैसे भी डाइंग डिक्लेरेशन को एक माना जाता है एविडेंस के तौर से। जी। तो आप कैसे देखते हो, एक पास तो सियासत का है सारा सिलसिला, जो उसने उस जज्बाती जो टुट भज सीगी उसनू सियासत ने कितना समझिया, उस आप सारे जानते हैं। और जी सोसाइटी है, जो माशरा है, उस माशरे ने वो जी जज्बाती टुट भज सीगी उन्होंने लोगों की जिन्होंने वो सारा देखा, तो उस सोसाइटी ने, परिवार ने उस सारे को कितना एड्रेस किया? दोनों को साथ में ही देखना पड़ेगा, बिकॉज जो सियासी तौर पे सेंटर में हो रहा है इवेंचुअली वो कॉमन पर्सन को इम्पैक्ट करेगा। लेकिन एक चीज़ मैंने नोटिस करी है कि जो कॉमन इंसान है, जैसे मेरी दादी हो या नेबर हो,
उनको एक्चुअली पता नहीं था कि क्या हो रहा है। तो लोग अपने पूरे पूरे घर बाहर साथ निकल के चले गए। दे माइग्रेटेड टू अदर लैंड्स विदाउट रियली अंडरस्टैंडिंग द इंट्रिकेसी ऑफ पार्टीशन। एंड नॉट टू मेंशन इंडिपेंडेंस हुआ, उसके बाद पार्टीशन डिक्लेयर हुआ। 14-15 अगस्त पे हमें इंडिपेंडेंस मिला, पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस मिला। 17 अगस्त को पार्टीशन लाइन डिक्लेयर हुई। इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। People found themselves on the wrong side of the border. There were riots, there was extreme migration. So I think that we need to see them both in conjunction. तो आप दिल्ली से हैं, आपका जी। सारा है, तो जैसे 47 में जी। बहुत सारे लोग जो पंजाब से थे, जी। वेस्ट पंजाब से, जी। दे रीसेटल्ड इन दिल्ली। Right. तो ज़्यादातर जो नरेटिव है ईस्ट और वेस्ट पंजाब के हवाले से होता है, जी। जब तकसीम का जिक्र आता है। जी। तो दिल्ली जैसे शहर में जी। जो लोग आए, जी। उनकी एक पंजाबी आइडेंटिटी थी, जी। फिर वो दिल्ली वाले हो गए, जी। तो वो जो सारा प्रोसेस था आइडेंटिटी के क्राइसिस का, वो कैसे रिफ्लेक्ट हुआ है? जितना मैंने देखा अपने इंटरव्यूज़ में, जो लोग वेस्ट पंजाब से आए थे, एक तो वो पंजाबी थे और दिल्ली वालों से काफ़ी अलग थे। उनकी क्राइसिस आइडेंटिटी, ऑब्वियसली असिमिलेशन, लैंग्वेज, जी। पंजाबी बोलते थे वो, हिंदी उर्दू नहीं बोलते थे। बहुत सारे यंग पीपल टेल मी, मेरे दादा को पंजाबी उर्दू आती थी, लिखनी हिंदी उन्होंने सीखी आके। यू नो वेरी कॉमन। या हमारे घर में उर्दू न्यूज़पेपर आता था, समथिंग लाइक दैट। सो आई थिंक मैं अपनी फैमिली में देखूँ, इतनी काइंड इकोनॉमिक असिमिलेशन होनी थी। वो कैंप में रह रहे थे करीब 10 साल के लिए। सो आई थिंक देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, देयर इज़ अ लॉट ऑफ सर्वाइवल, रेजिलियंस। एंड पार्टीशन इम्पैक्टेड नॉट जस्ट पंजाब बट ऑल्सो बंगाल, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, यूपी, असम, पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, हैदराबाद, कश्मीर, पाकिस्तान, बांग्लादेश ऑफ कोर्स। लेकिन इन माय ओपिनियन जो पंजाबी रेफ्यूजी है, दे हैव शोन एक्सट्रीम एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्ट्रेंथ. You know, they have turned a lot of their hardships into economic successes. And that is also a very interesting case study. Case study of Munjals and all people. और I mean, वो तो बहुत बड़े हैं, लेकिन मैं अपने दादा को देखूँ, वो 19-year-old, as a 19-year-old, he came to Delhi with nothing. Nothing at all. रेलवे स्टेशन पे काम किया, कोल बेचा, पेन बेचे, चांदनी चौक में, चिटली कबर में. Then he bought a shop that was given to refugees as an economic endeavor. And he started a bookshop, and you know, I think it's the hard-working nature that he had and many other Punjabis had, to be able to begin again from scratch. Exactly. तो इसने फैमिली सिस्टम को, फैमिली वैल्यू सिस्टम को कैसे बदला? जैसे आपने अपने दादा का एग्जांपल दिया, तो जैसे इतना एक तलख तजर्बा लेके वो आए थे उधर से, फिर रीबिल्ड किया, तो जब इंस्ट्रक्ट करते हैं ना अगली जनरेशन को कि ऐसे नहीं करना, ये बड़ी मुश्किल से बनाया है, तो वो वैल्यू सिस्टम को कैसे इम्पैक्ट किया इस तजर्बे ने? Obviously, it is a close-knit family structure. It becomes, but हैबिट्स को भी तो इम्पैक्ट करा. जैसे बहुत सारे पार्टीशन फैमिलीज़ में कुछ फेंकना नहीं है, खाने को होर्ड करते हैं, चीज़ों को होर्ड करते हैं. देयर इज़ एन एंग्जाइटी समटाइम्स कि जो हमने एक बार देखा है वो फिर से हो सकता है. इन अ लॉट ऑफ सिख फैमिलीज दैट लिव थ्रू पार्टीशन, जब 84 हुआ था, बहुत लोगों ने कहा इट वाज लाइक अनदर पार्टीशन, इट फेल्ट लाइक अनदर पार्टीशन, अनदर जेनोसाइड. सो ये तो है कि हम अपने हैबिट्स कैरी करते हैं फ्रॉम द एंग्जाइटीज़ एंड ट्रॉमास दैट वी हैव विटनेस्ड, बट हाउ दे prepare us for the future also. How we are always prepared for something like this happen. हमारी जो belonging है हमारी adopted land से, वो कितनी fragile है, I think वो बहुत लोगों को realize हुआ है. तो आप पॉजिटिव टेक अवेज पार्टीशन के एक्सपीरियंस के क्या देखते हैं? Extreme strength and resilience. For a lot of people, it was the creation of a new identity. Like for instance, my grandmother, एक बार उन्होंने कहा था कि अगर हम वहाँ रहते और यहाँ नहीं आते तो शायद पर्दे में ही हमेशा रहते. दिल्ली आए तो हमें काम करना पड़ा. हमें at 16 she started working. She earned for the family. It gave her a sense of personal independence also. So you know, things like this. जी, तो बहुत सारा काम हो रहा है पार्टीशन पे. जैसे आप किताबें लिख रहे हो, मतलब कि थर्ड जनरेशन में आके बहुत सारे आर्काइवल 1947 पार्टीशन आर्काइव भी है और वो भी हैं म्यूज़ियम वाले और लोग. तो इस सारे काम में एक ही ऑब्जेक्टिव है, या आपको लगता है कि काम जिस तरीके से हो रहा है
उसमें कुछ और बेहतरी आनी चाहिए या कुछ पार्ट छूट रहे हैं? अगर एक बंदे की तो लिमिट है ना, आपने किताब लिख दी, पर इसके अलावा जो काम आपको लग रहा है कि अभी नहीं किसी के पकड़ में आ रहा। अगर मुझे ऐसा लगता तो मैं वो खुद काम नहीं कर लेती। लेकिन आपने बात बिल्कुल सही कही है, कोई एक बंदा सब कुछ नहीं कर सकता, बिल्कुल हर एस्पेक्ट पे काम नहीं कर सकता। आई थिंक जो हमारे कलेक्टिव एफर्ट है वही कुछ चेंज करेगा। और सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी 3 कंट्रीज़ के जो स्कॉलर्स हैं उनको एक साथ आके उनका जो हम छोटी छोटी माइक्रो हिस्ट्रीज लिख रहे हैं वो कलेक्टिवली दे विल मेक अ डिफरेंस ओवर टाइम। शायद आज इतना हमें फ़र्क नहीं दिख रहा, पर कुछ साल के बाद, जनरेशन शायद के बाद, फ़र्क तो हमें ज़रूर दिखेगा। अगर हॉस्टिलिटी, हेट, अदरिंग it has built over generations, then it needs to be eradicated over generations. तो overnight तो नहीं होगा है ना? तो आप कैसे देखते हो, जैसे सियासत है दोनों मुल्कों का, एक नेशन स्टेट बना है 47 के बाद, तो उसने जो आप बात करते हो इमोशनल लॉस की, तो जो नेशन स्टेट का नरेटिव है उसने उसको एड्रेस किया है? आप मुझे पूछ रहे हैं? हाँ, तो आपको क्या लगता है वो जो पॉलिटिक्स है नेशन स्टेट, मेरे नज़रिए से तो अभी एड्रेस नहीं हुआ है। और तो मुझे लगता है कि अगर हम रेकन्सिलिएशन की बात करें तो गवर्नमेंट्स को इस एस्पेक्ट पे चर्चा करनी होगी। तो हाउ द पीपल कैन कंपेल स्टेट्स? देखिए, जो मैं कर सकती हूँ वो मैं कर रही हूँ, मेरा काम है किताबें लिखना, वो मैं कर रही हूँ। अब अगर वो पॉलिटिशियन पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, दैट आई कांट कंट्रोल। तो आपके बाद वाली जो जनरेशन होगी, मेरा बिल्कुल लास्ट सवाल है, आपके जो बाद वाली जनरेशन होगी, 1 जनरेशन 2 जनरेशन वाली, तो आपके पास तो फिर भी एक बैकग्राउंड था, आपको पता था कि आपकी फैमिली उधर से आई है, तो जो लोग, उनके लिए क्या इम्पोर्टेंस है? वेरी ग्रेट क्वेश्चन एक्चुअली। मुझे नहीं लगता कि पार्टीशन लोग स्टडी करना बंद करेंगे। एनी इवेंट व्हेन व्यूड थ्रू द प्रिज्म ऑफ मेमोरी विल ऑलवेज गिव इनफाइनाइट रिस्पॉन्सेज। मैंने 60 इयर्स के बाद ऑब्जेक्ट्स के ऊपर रिसर्च करी, शायद 70-80 इयर्स के बाद कोई और कुछ और करे फ्रॉम अ न्यू लेंस। ये आपके देखने का नज़रिया होता है ना। बट मुझे नहीं लगता कि लोग पार्टीशन के बारे में लिखना बंद करेंगे। देयर विल ऑलवेज बी क्यूरियोसिटी बिकॉज इट विल कंटिन्यू टू इम्पैक्ट जनरेशंस। तो 1919 में जब करतारपुर का कॉरिडोर खुला था तो हम उधर गए थे। 2019 में दिसंबर में, 9 दिसंबर को जब बर्लिन वॉल गिरी थी, तो उसी दिन वो खुला था। तो उस दिन हम गए थे, तो हमने लोगों से पूछा था इसके बारे में आप क्या सोचते हो, तो एक ने बड़ा सुंदर जवाब दिया था कि पंजाब के लिए, मतलब कि जीतने के लिए आसमान है, तो इतिहास जो है, इतिहास जिहड़ा है वो करामातां नाल भरिया पिया। ਤੁਹਾਨੂੰ लगता है कि पंजाब की तकसीम के हवाले नाल या सब कॉन्टीनेंट की तकसीम के हवाले नाल कोई करामात हो सकती है? करतारपुर एक जैसा मिरेकल ही है ना। इट इज़, मुझे लगता है अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोग एक दूसरे को देखें और सुने तो वो इमीडिएटली रियलाइज़ करेंगे इतने सिमिलर हैं। एक्चुअली अगर आप कहीं बाहर जाएं, ऐसा क्यों होता है, हम अमेरिका और इंग्लैंड में जाते हैं, पाकिस्तानी को मिलते हैं, ऐसा लगता है भाई को मिले हैं। पंजाबी हमारी सेम है, हिंदी हमारी सेम है, उर्दू हमारी सेम है, खाना हम सेम बोलते हैं, ज़ुबान हमारी सेम है, लगते बिल्कुल सेम है। ऐसे लगता है कि लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर्स मिले हैं। लेकिन जब हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान में होते हैं, हम इतने टेरिटोरियल होते हैं। और पंजाब इज़ सच अ यूनिक एग्जाम्पल बिकॉज कल्चर डिवाइड हुआ था हमारा, एंड वी आर इक्वल ओनर्स ऑफ दैट कल्चर ऑन बोथ साइड्स। मुझे किसी ने 20-year-old boy I interviewed in my book, he said to me, मुझे पता ही नहीं था that was Punjab on the other side। मैं बड़ा हैरान था जब मुझे रियलाइज़ हुआ। मैंने कहा you know that Punjab in Pakistan is bigger than Punjab in India। Exactly। You know, और वहाँ पे young people speak पंजाबी। देखो मैं इतनी शर्मिंदा हूँ, मैं पंजाबी हूँ, मुझे पंजाबी नहीं आती। वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे पंजाबी बोलते हैं। So I think Kartarpur is a great first step because people can see one another। अब any other मिरेकल्स, ऐसा चमत्कार बाद में हो वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। आई थिंक वी नीड टू एक्नॉलेज एंड सेलिब्रेट इट। थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू। सो ये सन आंचल मल्होत्रा जिन्हों ने अपने जज्बात साढ़े नाल साझे कीते ने वंड के हवाले नाल। उन्होंने कहा कि करतारपुर साहब का कॉरीडोर एक बहुत पॉजिटिव कदम है, इस दे डायरैक्शन च सानू अगे वधना चाहिए। इन्हां दी किताबां दे हवाले नाल जो असीं कहा वो असीं चाहांगे कि दर्शक इन्हां दी किताबां दे गो थ्रू होण ते वंड दी तकसीम दे जिहड़े बाबत इन्हां दी खोज आ ते उहदे जिहड़े बारीक पक्ष ने जज्बाती, उस तो असीं जाणू हो सकीए। शुक्रिया।